दोस्तों वेलकम। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब परिवार में हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो में दोस्तों हम नागरी लिपि के विकास और मानकीकरण पर चर्चा करते हैं। लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? लिखित ध्वनि संकेतों को क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। यानी लिखने का जो ढंग है वह क्या है? लिपि। लिखने का जो ढंग है वह क्या है? लिपि। हिंदी की लिपि है नागरी या देवनागरी। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। इसी प्रकार भारत में दो प्रकार की जो प्राचीन लिपियां प्रचलित है, ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि। ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, जिसके आगे हम चर्चा करते हैं। अब देखिए, अंग्रेजी की रोमन लिपि, उर्दू की फारसी है और पंजाबी की गुरुमुखी है। भारत की दो प्राचीन लिपियां हैं, कौन सी? ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि। इनमें से ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ। देवनागरी लिपि का समुचित विकास 8वीं सदी में हुआ था। यानी देवनागरी लिपि का जो विकास काल है वह 8वीं सदी माना जाता है। गुजरात के राष्ट्रकूट नरेशों की यह लिपि थी। कौन सी? देवनागरी लिपि गुजरात के राष्ट्रकूट नरेशों से संबंधित थी। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने देखो क्या सुझाव दिया, प्रचलित है इनका, बार बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि पंचम वर्ण के स्थान पर केवल अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। पंचम वर्ण क्या होते हैं, इसके संबंध में भी दोस्तों अपने वीडियो बना रखी है, आप वो भी देख सकते हैं। डिटेल रूप से हम इसमें यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। पंचम वर्ण यानी हम पंच लिखते हैं, पंच, यहाँ पर च का अंतिम वर्ण यानी इसका जो नासिका ध्वनि अनुस्वार क्या होता है? ये होता है। तो हमें इसको इस तरीके से न लिखकर इसको हम बिंदु के रूप में भी लिख सकते हैं। यानी ऊपर व्यंजन के ऊपर जो बिंदु लगाते हैं, टिक लगाते हैं, उसके अनुसार भी हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। यह सुझाव डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने दिया था। इसके साथ भी और भी सुझाव दिए गए थे, जिसकी चर्चा हम बाद में करते हैं। अभी देवनागरी लिपि में 53 वर्ण माने गए हैं। देखिए क्या क्या 53 वर्ण है। स्वर कितने हैं? 11, जिसमें ए, आ, ई, उ ये जो स्वर है ये माने गए हैं। अनुस्वार कितने हैं? 1 है, जिसके हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इसके संबंध में सुझाव भी दिया था कि पंचम वर्ण के स्थान पर केवल हमें अनुस्वार का प्रयोग करना है, और ये अनुस्वार का चिन्ह होता है बिंदी। विसर्ग कितने हैं? 1 है, जो इसका चिन्ह है, ये विसर्ग का चिन्ह है, 2 बिंदी ऊपर नीचे होती हैं। स्पर्शी व्यंजन कितने हैं? 25 हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। स्पर्शी व्यंजन आते हैं कैसे? क ख ग घ ड़, यानी मैं तक आते हैं, कैसे लेकर मैं तक आते हैं। अंतस्थ व्यंजन आते हैं य र ल व, 4 ही होते हैं। उत्सम व्यंजन 4 ही होते हैं। श श श है, ये 4 उत्सम व्यंजन होते हैं। संयुक्ताक्षर जिनको बोलते हैं ये भी 4 होते हैं, श, त्र, ग और श्र। द्विगुण व्यंजन जो होते हैं ये भी दो होते हैं, ड और ढ। अब ये जो नया जो व्यंजन शामिल किया गया है वह है ड़, जो नया व्यंजन है 1। इस प्रकार मिला करके देवनागरी लिपि में कुल वर्णों की जो संख्या है वो 53 हो गई है। पूर्व में हम 52 पढ़ते आ रहे थे दोस्तों, अब एक और जोड़ दिया गया है, ये नया व्यंजन जोड़ा गया है ड़। इसके कारण अब वर्णों की संख्या कुल कितनी हो गई है? 53 हो गई है। देवनागरी लिपि ध्वन्यात्मक लिपि न होकर अक्षरात्मक और वर्णात्मक लिपि है। यानी यह अक्षर में लिखी है। ध्वन्यात्मक लिपि न होकर ध्वन्यात्मक, इसको ध्वनि के माध्यम से बोला भी जाता है, साथ में इसको लिखा भी जाता है, अक्षरात्मक भी है वर्णा। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग है, उल्लेख है, वह जय भट्ट के शिलालेख में मिलता है। देवनागरी लिपि है वो किन किन लिपियों से गुजरकर, शैलियों से गुजरकर हमारे सामने आती है? सबसे पहले ब्राह्मी लिपि, यानी हमने पूर्व में 2 प्राचीन लिपियों का जिक्र किया था, ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास होता है, ये हमने जाना था। तो ब्राह्मी लिपि से 2 लिपियाँ, 2 शैलियाँ निकलती हैं, उत्तरी शैली और दक्षिणी शैली। किससे निकलती हैं? ब्राह्मी लिपि से। कौन कौन सी शैलियाँ? उत्तरी शैली और दक्षिणी शैली। दक्षिणी शैली यह तेलुगु, तमिल, कन्नड़ लिपि का विकास इससे हुआ। तेलुगु, तमिल और कन्नड़
लिपि का विकास किससे होता है? दक्षिणी शैली से होता है। उत्तरी शैली से निकलती है गुप्त लिपि। उत्तरी शैली से निकलती है गुप्त लिपि। यह 4 से 5वीं सदी की बात है। गुप्त लिपि का विकास होता है। गुप्त लिपि से विकास होता है सिद्ध मातृका यानी कुटिल लिपि का, जो 6वीं सदी की यह बात है। कौन सा समय है? 6वीं सदी का समय है। और सिद्ध मातृका कुटिल लिपि का विकास होता है गुप्त लिपि से। गुप्त लिपि का विकास किससे होता है? उत्तरी शैली से। और उत्तरी शैली किससे निकलती है? ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी से 2 निकलती हैं, दक्षिणी शैली और उत्तरी शैली और दक्षिणी शैली। उत्तरी शैली से गुप्त लिपि, गुप्त लिपि से सिद्ध मातृका जिसे कुटिल लिपि भी कहा जाता है। अब सिद्ध मातृका जो लिपि है उससे 2 लिपियों का विकास होता है, देवनागरी लिपि और शारदा लिपि। देवनागरी लिपि का जो समय माना जाता है वो 9वीं सदी माना जाता है। और शारदा लिपि जो निकलती है वो 10वीं सदी में निकलती है। 10वीं सदी इसका विकास काल माना जाता है। तो सिद्ध मातृका यानी कुटिल लिपि से किसका विकास हुआ? देवनागरी लिपि का विकास हुआ। और इन चरणों से गुजरकर यह देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि से निकलती है। ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम नमूने बस्ती जिले में प्राप्त पिपरला के स्तूप में तथा अजमेर जिले के वर्ली ग्राम के शिलालेख में हमें देखने को मिलते हैं। किसके नमूने? ब्राह्मी लिपि के नमूने, प्राचीनतम नमूने। कहाँ? बस्ती जिले के पिपरला स्तूप में। और अजमेर का बड़ली ग्राम का शिलालेख है, वहाँ पर हमें ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम अवशेष मिलते हैं। देवनागरी लिपि देखा, इसका विकास काल। ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से 4वीं-5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा गुप्त लिपि से 6वीं सदी में कुटिल लिपि विकसित होती है। और कुटिल लिपि से देवनागरी लिपि का विकास होता है। इसी कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ, जिसे प्राचीन नागरी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे देवनागरी लिपि भी कहा जाता है। देवनागरी लिपि का प्रयोग हिंदी, मराठी और नेपाली में भी किया जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है दोस्तों कि हिंदी के साथ साथ देवनागरी लिपि का प्रयोग किन भाषाओं में भी किया जाता है? मराठी में और नेपाली में भी। यह गुजरात के नागर ब्राह्मणों की लिपि थी। कौन सी? देवनागरी लिपि। अब इसमें देखो देवनागरी लिपि में कौन कौन से संशोधन और सुधार होते हैं। देवनागरी लिपि में सुधार और संशोधन के जो समय समय पर प्रयास किए जाते हैं, इन्हें ही देवनागरी लिपि का विकास कहा जाता है। सर्वप्रथम बम्बई राज्य के महादेव गोविंद रानडे, जिन्होंने लिपि सुधार समिति गठित की थी। सबसे पहले कौन थे? महादेव गोविंद रानडे थे, बम्बई राज्य के थे। इन्होंने लिपि सुधार समिति गठित की थी। इसके पश्चात महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं ने ए की बारखड़ी तैयार की तथा महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक में इसका प्रयोग किया था। किसका? ए की बारखड़ी का, जो किसके द्वारा तैयार की गई थी? सावरकर बंधुओं के द्वारा तैयार की गई थी। और 20वीं सदी के प्रारंभ में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भी अपने पत्र केसरी में लिपि सुधार की चर्चा की थी। डॉक्टर गोरख प्रसाद ने मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिने तरफ लिखने का प्रस्ताव रखा था। क्या दिया था इन्होंने? डॉक्टर गोरख प्रसाद ने कि मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिनी तरफ लिखना है। हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर के 24वें अधिवेशन में सन 1935 ईस्वी में महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1935 ईस्वी में 24वां अधिवेशन था, इंदौर में बुलाया गया था हिंदी साहित्य सम्मेलन का। यहाँ पर महात्मा गांधी की अध्यक्षता में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया जाता है। नागरी लिपि सुधार समिति के जो संयोजक थे वो काका कालेलकर बनाए जाते हैं। इसके साथ ही सन 1947 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में भी एक लिपि सुधार समिति का गठन किया गया था, जिसमें भी देवनागरी लिपि के संबंध में सुझाव प्रस्तुत किए गए थे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमारी वीडियो को वॉच किया। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल सके।